हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, दो वर्ड है, लाइफ और इंश्योरेंस। तो लाइफ की बात बाद में कर लेंगे, पहले इंश्योरेंस की बात है। जब आप ये वर्ड सुनते हो इंश्योरेंस, तो इसका मतलब आपके लिए क्या होता है? व्हाट इज इंश्योरेंस? सिक्योरिटी। इंश्योरेंस आप करना बेटा। जैसे हमारा कुछ हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए या फिर वो लॉस की भरपाई करने के लिए। लॉस का सर रिस्क कम करने के लिए। आशुतोष की आवाज है क्या ये? भविष्य। अच्छा, हाँ, क्या बोला आपने? रिस्क Yes, sir, कम भविष्य। करने के लिए, रिस्क Yes, sir. रिडक्शन। तो रिस्क रिडक्शन, भविष्य। आशुतोष, आपको क्या लगता है इंश्योरेंस मतलब क्या? सर लॉस को रिकवर करने के लिए अगेंस्ट द प्रीमियम जो हम पेड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अगर प्रीमियम पे कर रखा है तभी लॉस की रिकवरी। प्रीमियम पे करना, प्रीमियम करना भूल पे करना भूल गए थे तो लॉस की रिकवरी नहीं होगी, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है। अभी तो और बच्चे हैं, अभी तो ऋचा है, कार्तिक है, ठीक है, वृंदा है, वंश है, बोलो। इंश्योरेंस मतलब क्या? वेदांश आप बोलो। सर एक पीस ऑफ माइंड के लिए। बिल्कुल ठीक है। वृंदा आप बोलो बेटा, इंश्योरेंस मतलब क्या? अश्योरिटी है कि हमें वो चीज दोबारा मिल जाएगी। कोई चीज दोबारा मिल जाएगी, मतलब यही वाला आइडिया है। कुछ ऐड करना चाहते हो या वही लॉस पे ही फोकस है आपका? सो वही है मेन तो। ठीक है, चलो। तो अभी कौन रह गया? कार्तिक रह गया, ऋचा रह गई। हाँ, सर ऋचा आप फाइनेंशियल बोलो। कार्तिक आप बाद में बोलना, पहले ऋचा को मौका दो। ऋचा बेटा। रिस्क कवर है। ओके, रिस्क कवर या कह लो रिस्क ट्रांसफर। तो रिस्क है तो ओरिजिनली मेरी, ठीक है, पर किसी ने मुझे बोला कि आप मुझे पैसे दे दो, ये रिस्क मैं झेल लूं, यही होता है ना, रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। हाँ कार्तिक, आप क्या कह रहे थे बेटा? सर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जैसे वो इंश्योर्ड हो, मतलब उनका लाइफ इंश्योरेंस ओके, होगा। आप थोड़ा सा वो जो ज्यादा फ्रेंड्स डिटेल में जा रहे हो, आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जा रहे हो। मैं आपकी बात को अभी सिर्फ इतना ही लिखूंगा। किसी ने बोला था सिक्योरिटी जब शुरुआत में, तो आपने आप बोल रहे हो फाइनेंशियल, अभी इतना ही। तो अब आपको मतलब आइडिया तो है ही सबको इंश्योरेंस के बारे में, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, दैट इज ऑल करेक्ट, ऑल ओके। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अब आएगा, ठीक है। ये जो हमने सर्कल किया हुआ ना, रिस्क कंपेंसेट हो जाती है, रिस्क की रिकवरी हो जाती है, राइट। इसको अगर हम टेक्निकली बोले तो हम इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्स, तो मोस्ट insurance contracts are having this concept of reimbursement। मतलब आपका लॉस अगर होगा, जितना लॉस आप सफर करोगे उसके हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। आपकी गाड़ी चोरी होगी,
ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई पुलिस या जासूस नहीं होते, वो पूरे इंडिया में दौड़ा देंगे, वो आपकी गाड़ी ढूंढ के लाके आपको देंगे, ठीक है। गाड़ी से आपका जो भी इमोशनल अटैचमेंट वगैरह था ना, उसका कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। पर गाड़ी से जो आपको कन्वीनियंस मिलती थी, ट्रैवल करते थे, ऑफिस जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि गाड़ी नहीं। और नई गाड़ी खरीदने में पैसा लगता है, और अगर वो पैसा गाड़ी खरीदने में लगाया तो हो सकता है कोई दूसरा फाइनेंशियल प्लान गड़बड़ हो जाए आपका। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना था, अब आप दुविधा में हो कि एडमिशन पे पैसे खर्च करूँ या नई गाड़ी खरीदने में खर्च करूँ, सारे फाइनेंशियल प्लान गड़बड़ हो जाएंगे ना। अगर वो पैसा आपको मिल जाए किसी इंश्योरेंस कंपनी से, पैसे पैसे चाहिए ना आपको, उस पैसे से जाके आप दूसरी कार ले आओ, तो आपके बाकी के फाइनेंशियल प्लान गड़बड़ नहीं। तो दिस इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। All insurance contracts have this element of reimbursement. ये बात आपको क्लियर। अब मुझे बस एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मार्केट है यहाँ पे लाइफ में आपकी गाड़ी है, चोरी होगी ना, फिर से पैसे ले लो ना, जाके दूसरी कार पे आपका टीवी चोर चुरा के ले गए, जब पैसे ले लो ना, दूसरा टीवी ले। सेम फॉर लैपटॉप, सेम फॉर मोबाइल। कौन सी मार्केट में लाइफ मिलती है? अगर आपकी लाइफ को कुछ हो जाए तो उसे पैसे ले लेना, दूसरी लाइफ लेना, ऐसा होता है फिर मार्केट। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस अजीब सा नहीं लगता। लाइफ की सिक्योरिटी कैसे होती है? अगर इंश्योरेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लाइफ कैसे सिक्योरिटी? बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड रख लो। और एक और तरीके से भी लाइफ की सिक्योरिटी होती है, हेल्थ का ध्यान रखो, फिट रहो। इन दोनों से कोई भी काम इंश्योरेंस कर सकते, बॉडीगार्ड देते हैं, इंश्योरेंस कोई हेल्थ एडवाइस भी देते हैं, ये खाओ ये मत खाओ, नहीं तो वो वाला आम बन जाएगा, जैसे अपने बॉस के घर में बचता, ऐसे तो कुछ नहीं होता। लाइफ की रिस्क लाइफ की रिस्क का ट्रांसफर हो सकता है, नहीं मेरी जगह तू मर जा, आज तो युवराज जी मेरे लिए रिस्क ट्रांसफर का ये मतलब होता है ना, आपकी रिस्क झेलूंगा मैं, आपकी रिस्क झेलूंगा मैं, टाइम मेरा है, पर टाइम आपका आया, पर क्योंकि आपने कभी मुझे प्रीमियम दिया था, इसलिए आपकी जगह मैं चला गया। ये सब लाइफ के साथ जुड़ने लगा, अजीब सा लग रहा है ना। पीस ऑफ माइंड कैसे आती है? पीस ऑफ माइंड, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, अगर पैसे गाड़ी के मिले नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगी, स्कूल का एडमिशन पहले कराएं, कॉलेज का एडमिशन कराएं या गाड़ी मैं खरीदें। छोड़ के आ जाऊंगा। बेटा प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट, नहीं तो ये आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैंने सिंपल मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, ये वीडियो डाउनलोड करके एडिट कर करके प्रोवाइड नहीं करने, ऐसे ही इसी रॉ फॉर्म में मिलेंगे आप लोगों को। इनमें क्या टाइम लैग नहीं आएगा, दोपहर में क्लास थी नहीं आ पाए, रात में वीडियो देखी, अगली क्लास के लिए रेडी हो गई। अब वो एडिटिंग का प्रोसेस आ जाएगा तो डिले जरूर होगा, पहले हम डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें कट्स लगाएंगे, फिर उसे दोबारा कंप्रेस करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। एटलीस्ट दो दिन तो इसमें कहीं नहीं गए, 2 दिन तो लग ही जाएंगे, फिर उतनी देर में तो 2 क्लासें हो सकता हो जाए, राइट। सितंबर वाले अटेम्प्ट में टाइम थोड़ा सा कम होता है, हमें थोड़ा स्पीड से चलना। तो प्लीज make it a point that your mic is on mute, right? So that we do not have unnecessary personal conversation with audience into the video. चलो, तो पीस ऑफ माइंड यही होती है कि मैंने प्रीमियम दे दिया ना, हम लॉस होगा, ये तो नहीं होगा। ये लाइफ के साथ कैसे जुड़ते हैं, सोचो, दिमाग में। और कार्तिक को मैंने म्यूट कर दिया, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या सुन क्यों गए? कोई मार्केट ऐसा नहीं बना आज तक इस दुनिया में जहां लाइफ मिल सकती है। लाइफ का लॉस हो गया तो चलो कोई बात नहीं, मैं पैसा दे दूंगा, आप दूसरी लाइफ ले आना, पैसे से ये लॉस कंपनसेट
हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, खूब बिकती है, तो इतनी बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट है हमारा, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना व्हाट इज देयर इन लाइफ इंश्योरेंस। लगाओ दिमाग। आशुतोष, है कोई आइडिया आपके पास? सर भविष्य परिवार परिवार के लिए। परिवार के लिए कैसे? परिवार के लिए कैसे, थोड़ा बताओ। सर मतलब इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर मतलब डेथ हो जाती है जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, तो हाँ, उसमें पैसे मतलब मिलते हैं, तो मतलब आगे एजुकेशन वगैरह के लिए देख सकते हैं बच्चों की, और काफ़ी चीज़ें। राइट, ठीक है। तो यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग, पता है आपको कुछ चीजें। और सोचो, भविष्य आप लगाओ अपने दिमाग, आप बताओ आपको क्या पता लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सर अगर कोई मेल मेल कमाता है ज्यादा घरों में, तो अगर अगर उसकी डेथ हो जाए तो पीछे से फैमिली सफर ना करे, इसलिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। राइट। और तभी आप बताओ, आपके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस क्या होता मेंबर अगर है? राइट। और जो अब फाइनेंशियल पोजीशन फैमिली के खराब हो जाए तो वो एक पीरियड तक सिक्योर रह सके, अपने भी एक्सपेंसेस से भी रिड्यूस हो सकता है ये। तो मतलब वी आर ऑन ट्रैक, वी आर ऑन ट्रैक, एंड स्टूडेंट्स हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इसे शुरू करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसके अंदर। फैमिली इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, है ना, ये सच्चाई है ना जीवन की। वी हैव ऑल बीन ब्रॉट अप बाय फैमिली। फैमिली के स्ट्रक्चर क्या होता है? फैमिली के स्ट्रक्चर में अगर मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो हर फैमिली में ना दो तरह की लाइफ है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक्चुअली ये वो लाइफ है बेटा जो पैसा कमा रहे हैं, ये अपने खर्चे के लिए तो कमा ही रहे हैं, बल्कि दूसरों के खर्चों का भी ध्यान रख सकते हैं। पर एक फैमिली, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो, पूछो। बोर्ड नहीं दिख रहा। बोलो, इतना मतलब लैपटॉप का वो आ रहा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट का। नहीं, वो तो आपके हाथ में है ना, Yes. आपको किसको सेंटर में करना है, किसको पिन करना है, वो तो आपके हाथ में है। तो ऐसे नहीं। ओके सर, ओके, पता चल गया। कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी कर लेता हूँ। ऐसे ज्यादा पसंद करोगे आप? पिन करते हैं। फाइनेंशियली डिपेंडेंट, यूजुअली मोस्ट फैमिली में फादर एंड मे बी मदर, हो सकता है दोनों अर्निंग हो सकता है कोई एक अर्निंग, ठीक है। तो दीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जो बच्चे हैं वो या ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज पेरेंट्स, इनके तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स, ये जनरली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, दे डोंट हैव देयर ओन इनकम सोर्सेस। तो इनके खर्चे कैसे चलते हैं? हाउ डू दे मीट देयर एक्सपेंसेस?
सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लिविंग में फूड भी आता है, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, सारे एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं? इनकी expenses। जब तक ये है इस दुनिया में, इनको कोई टेंशन नहीं। पापा ने सपना देखा मेरी बेटी बड़े होकर इंजीनियर बनेगी, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा सारा पापा उठाते, खुशी खुशी उठाते, तुम पढ़ना नहीं। पर अगर कुछ हो गया पापा को तो ये, और इस चीज की चिंता है, जो अर्निंग मेंबर है उनको इस चीज की चिंता है कि भाई ठीक है, we all hope for the better, we all hope for the better, right, but we cannot guarantee कि हमारे साथ बुरा नहीं हो। we are the chosen ones, हमारे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता, nobody can be sure about it। what if ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में, अगर कुछ हो गया, कुछ में डेथ की बात, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क एक्सपेंसेस कैसे चले, कहाँ से आएंगे? स्कूल की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? वो जो सपना पापा ने देखा वो कैसे पूरा होगा? दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? इसका अरेंजमेंट था। फिर तो कहते लाइफ इंश्योरेंस नहीं, उसमें तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं कहते, उसको लाइफ अश्योरेंस, टेक्निकली लीगली उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? तीन पार्टियों, एक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट लाइफ, और अब इस सीन में आ गया तीसरा बंदा, उसका नाम है इंश्योरर। इंश्योरर एक प्रॉमिस करता है कि आप मुझे प्रीमियम दो, आप मुझे प्रीमियम दो, फिर अगर आपकी डेथ हो गई, आपको कुछ हो गया, तो इन लोगों को मैं एक फिक्स अमाउंट, जिसको हम कहते हैं सम अश्योर, जो भी पॉलिसी का अमाउंट है, जब हम कहते हैं 1 करोड़ की पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी, तो 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस। अब इस 1 करोड़ रुपए को ऐश में आके 2 साल में ही खत्म कर दें तो फिर आगे यही रहेंगे। उस 1 करोड़ को ढंग से खर्च करें तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ को सिक्योर बनाना, आपको पीस ऑफ माइंड देना, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंश्योरर। इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो फिक्स अमाउंट है, जो सम अश्योर्ड है, उसी के हिसाब से उसने प्रीमियम चार्ज किया हमसे। आप ज्यादा सम अश्योर्ड मांगते तो वो प्रीमियम भी ज्यादा मांगता, आप सम अश्योर्ड कम रखते तो वो प्रीमियम भी कम रखता। इन दोनों में कनेक्शन होता, जितना आप प्रीमियम दे रहे हो उस हिसाब से सम अश्योर्ड फिक्स हो गया है, एग्रीमेंट हो गया, उतने पैसे वो पहुंचाते, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाता है शुभमन गिल, एड में वही पूछ, आपका लाइफ सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, और सम एश्योर्ड को ना एडवर्टाइजमेंट में लाइफ कवर भी कहा, लाइफ कवर। तो उस एड में अगर शुभमन गिल वाला आप एड देखो, आजकल क्रिकेट मैच के बीच में 3-4 बार तो आ ही जाता है, ठीक है। तो पहला एक सवाल आता है वॉइस ओवर, आपका लाइफ कवर कितना होना चाहिए? तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की रिस्पॉन्स है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने वो ऐड देखा नहीं, तो आप गैस करना चाहोगे आपका लाइफ, किसी भी अर्निंग मेंबर का लाइफ कवर कितना होना चाहिए? सर वो तो डिपेंड प्रीमियम पे करेगा ना। क्या कह रहे हो बेटा आप? थोड़ा सा सर वो आपकी आवाज स्लो। सर वो तो प्रीमियम पे डिपेंड करेगा ना कि हम प्रीमियम नहीं तो बेटा प्रीमियम में मेरे को पे करना है ना। मान लो मेरे को चिंता है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, राइट। माई वाइफ डज नॉट अर्न, ठीक है, वो हाउस वाइफ है, तो मुझे ये टेंशन हो जाए, तो प्रीमियम तो मैं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी है तभी तो प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी होगी, कमाई में से देंगे ना प्रीमियम, ठीक है। तो सवाल ये कि मैं कितना सम एश्योर्ड मांगू इंश्योरर से, कितने की पॉलिसी मांगू, 1 करोड़ की, 4 करोड़ की, 100 करोड़ की, 12 करोड़ की, कितने अमाउंट, या 50 लाख की, या 40 लाख की, कितने अमाउंट होने चाहिए, ठीक है?
तो अगर आपको चाहिए रूल ऑफ थंब, ठीक है, रूल ऑफ थंब मतलब does not care for detail, we do not care for details, right, apply blindly, ऐसे रूल्स को हम कहते हैं रूल्स ऑफ थंब। तो वो एडवर्टाइजमेंट में है। शुभमन गिल ने बताया कि आपकी जो एनुअल इनकम है ना उसका 10 टाइम्स, एनुअल इनकम जो भी आपकी है उसका 10 टाइम्स होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि जब आप नहीं रहोगे तो आपके बच्चों को 10 साल तक उस पैसे की जरूरत होगी, 10 साल बाद तो वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन अपना निकाल देंगे, राइट। जबकि अगर आप इसे, ये तो देखो एक आम आदमी के लिए हो गया, एड जो बनाए जाते हैं ना वो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, वो एड एक्चुअलिस्ट के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है। वो एड देख के थोड़ी अपने एक्चुअल साइंस सीखना है, ऐसे तो हर कोई सीख लेता। तो एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालो और आपका जो लाइफ कवर है ना वो एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर तो होने चाहिए, उससे ज्यादा रखना चाहते हो तो रख लेना। कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकलेगी, कहते सबसे पहले लिखो अपनी एनुअल इनकम, इस एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई करो 0.8 से, यानी इस पर 80% ले लो। तो ऐसे क्यों करवा दो आप, तो देखो अपने ऊपर भी तो खर्च करते हो, सारा पैसा फैमिली के ऊपर थोड़ी खर्च होता है, कुछ पैसा आपके ऊपर भी खर्च होता है, ठीक है, और कुछ पैसा आप अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेव कर रहे हो, ठीक है। जब आप नहीं होगे ना इस दुनिया में तो आपके ये खर्चे भी बच जाएंगे और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो पैसा निकाल रहे हो वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी का 80% पैसा फैमिली पे खर्च होता है, फैमिली पे। अब एक चीज और निकल है, कितने साल तक इस पैसे की जरूरत होगी, राइट। इसके लिए आप ये बताओ हु इज योर यंगेस्ट डिपेंडेंट, यंगेस्ट डिपेंडेंट इज माय डॉटर, हाउ ओल्ड इज शी, वो तो अभी 6 साल की है। कि आपको क्या लगता है वो कब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और कब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, कब कमाने लगेगी। तो आजकल पढ़ाई पूरी करके अर्निंग करते करते आदमी इंसान 25 साल का तो हो ही जाता है हाँ? तो यस सर। 19 साल की अभी रिस्क है, अभी वो 19 साल है उसके फाइनेंशियली, 19 सेकंड, और जिनकी बेटी 5 साल की है उन्हें यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए तो माई यंगेस्ट सन इज 18, वो 18 का है, अभी कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, कॉलेज में एडमिशन है, 3 साल कॉलेज, 2 साल हायर स्टडीज के, 5 साल बाद तो अर्निंग होगा, मैं यहाँ पे 5, दिस इज माई रिक्वायरमेंट, जो इतना लाइफ कवर तो मेरे पास मिनिमम, राइट। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन दोनों फिगर्स की जगह ले लिया एनुअल इनकम का 10, राइट, which will apply to most of the individuals. Roughly ज्यादातर यंग पेरेंट्स के ऊपर ये अप्लाई हो, ठीक है। बच्चे 7-8 साल के हो चुके हैं अभी तक ध्यान नहीं आया, ध्यान आया तो 10 साल का लाइफ कवर उनके लिए मोर और लेस सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा सम इंश्योर्ड क्यों नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा प्रीमियम उसका बहुत बड़ा प्रीमियम, कहाँ से तो पता होगा, फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में ना आपने प्रेजेंट सेक्रीफाइस कर दिया, प्रेजेंट में आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, प्रेजेंट में आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है और बड़ी सादगी का जीवन जीना पड़ता है। तो बहुत बड़ा सम इंश्योर्ड लेना नहीं चाहिए। एक और रीजन, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी, जब किसी की लाइफ में बहुत बड़ा सम इंश्योर्ड होता है ना तो उसके दुश्मन पैदा होते हैं, इसको किसी तरीके से निपटा। वो रेस टू में यही तो था, 200 करोड़ रुपए मिलने थे, टैक्स पे 200 करोड़ रुपए मिलने थे, 200 करोड़ के लिए तो ईमान खराब हो गया। कहते ये पैसा तो फिर जाएगा तो इनके पास ना, ये तो इन्हीं के बच्चों का रखे तो उनको हम देख ले, उनको बेवकूफ बना के उनसे पैसा छीना जा सकता है, उनको
उनको ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि वी आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स, तो हो सकता है वो अपने आप ही दे दें, और बाप को निपटा दिया तो बच्चों को भी निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो वो वहां पे फ्रॉड के, मर्डर के, दुनिया भर में ऐसे केसेस हैं जिन्हें एक्सेसिवली समय छोड़ लिया, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी दे दिया। वैसे तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। ठीक है, आप जब इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हो, आपसे आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भी मांगते हैं पिछले 3 सालों, क्योंकि मैं लोन थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, इंश्योरेंस मांग रहा हूँ। कहते हैं हाँ, तो आप कितने इंश्योरेंस डिजर्व करते हो। ठीक है, मतलब जीते जी अंगूर भी नहीं खिला पाए कभी बच्चों को, और मरने के बाद सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने का। आई बस, कि जो जीते जी बहुत थोड़ी इनकम रखता है, बहुत मुश्किल से उसका काम चल रहा है, उसने बहुत बड़ी पॉलिसी ले ली और फिर जंप कर गया, नदी में कूद गया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, करोड़ों रुपए मिल गए बच्चों को, तो उन्हें क्या जिंदगी बन गई। जीते जी तो बना नहीं पा रहा था जिंदगी, मर के बना। इंश्योरेंस कंपनी को पता है ऐसे फ्रॉड होते हैं, पास्ट में हो चुके हैं, तो वो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, आपके इनकम टैक्स के रिटर्न भी मांगते हैं, उसके बाद पैसे नहीं। यू डोंट डिजर्व सच ए बिग अमाउंट, इतना समय छोड़ आप डिजर्व नहीं करते, तो वो मना ही कर देते हैं, बहुत बड़ा समय छोड़ देते हैं। बहुत कम समय छोड़ क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर पॉलिसी करा रहे हो तो आपका समय छोड़ या आपका लाइफ कवर बहुत छोटा हो, तो उसकी क्या नुकसान है। सर हमने जिनके लिए लिया, आज हमारा मेन मोटिव था, फुलफिल ही नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। अदिति की आवाज अगर आप लोगों तक नहीं पहुंची, तो अदिति ने कहा है कि अगर हम बहुत कम समय छोड़ लेते हैं तो इंश्योरेंस लेने का पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू आवर डिपेंडेंट्स इवन आफ्टर आवर डेथ। यही तो मेन पर्पज है ना, जो जितना अभी मैंने डिस्कस किया उससे यही तो समझ में आया ना। यही मेन पर्पज है, क्या कोई और है मेन पर्पज? अगर आपने बहुत कम समय छोड़ लिया, मान लो आपको पता ही नहीं था ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी कोई चीज होती है, आपको पता ही नहीं था लाइफ कवर कितना होना चाहिए, आपने ऐसे ही ले लिया रैंडमली। आपकी सपोज एनुअल इनकम तो 10 लाख रुपए है, या 12 लाख मान लो, आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है, पॉलिसी आपने 6 लाख रुपए की ले ली, इंश्योरेंस कंपनी ने 6 लाख रुपए फैमिली को पहुंचा दिए। जिस स्टैंडर्ड लिविंग की उन्हें आदत है, उसमें 6 लाख रुपए कितने टाइम में खत्म हो गए? 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन में हम ये मानते हैं ना, 12 लाख का 80% यानी 9,60,000 रुपए तो वो हर साल खर्च करते हैं। ये उनकी आदत है, ये स्टैंडर्ड लिविंग बन चुका है। हमने 6 लाख की तो पॉलिसी ले रखी है, साल भर के अंदर अंदर वो पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा उनका? ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ये सारी बात सम अप करते हैं with the help of some more TV advertisements। टीवी पे कुछ और एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं, और जो आप YouTube पे जाके देख सकते, YouTube पे जाके देख सकते, राइट। सबसे घटिया ऐड, सबसे घटिया, सबसे 2 कौड़ी के, सबसे नालायक ऐड, ठीक है, जिससे कोई समझ नहीं आती बात और बल्कि उल्टा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो ऐड बनाने का श्रेय जाता है अवीवा लाइफ। डाबर अवीवा, तो अवीवा लाइफ को ये मेडल मिलता है कि इससे घटिया ऐड कोई बना नहीं सकता। अगर ऐसा कोई कंपटीशन हो तो एक ही नॉमिनेशन आएगा और सारे अवार्ड यही लेंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए एडवर्टाइजमेंट, और उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट में लिया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि सचिन तेंदुलकर से इधर जा रहे हैं, वहां का बच्चे ब्रिज से नीचे नदी में कूद रहे, नहा रहे, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, ब्रिज पे ऐसे कूद कूद के पानी में नहा रहे। सचिन तेंदुलकर पहले तो रुक जाते, लेकिन वो भी अपना कोट उतार के वो भी कूद जाता था, और
नीचे लिखा होता है खुल के जियो, खुल के जियो। इंश्योरेंस करा लिया ना आप तो खुल के जियो। तो बस एक कमी रह गई थी अभी वक्त कि सचिन तेंदुलकर ने सांप पकड़ा हुआ हाथ में, उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा है कितने दांत है, मुंह खोल के उसके अंदर उंगली डाल के दांत गिन। ऐसे ऐड लाइफ इंश्योरेंस का ये पर्पज बिल्कुल नहीं होता कि लाइफ इंश्योरेंस करा लो और उसके बाद रेकलेस लाइफ स्टाइल फॉलो करो, दुनिया भर के रिस्क लो, ठीक है, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाओ, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाओ। क्यों? अरे मुझे कुछ हो गया तो बच्चों को तो रोना तो पड़ेगा नहीं। तो लाइफ का कोई मतलब है। खुल के जियो ऐड बनाए उन्होंने, और एक तो नहीं 6-7 ऐड बनाए, ठीक है। तो अगर आप डालोगे ना अभी वह लाइफ खुल के जियो तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। यार वेरी डिस इंफॉर्मेटिव, मतलब गलत आइडिया दिमाग में डाल। अभी तक आप डर डर के जीते थे क्योंकि आपको चिंता थी हाय मुझे कुछ हो गया तो पीछे मेरे बच्चों को क्या। कि एटलीस्ट ये नदी में कूदने की वजह तो ये दिखा देते भाई एडवेंचर पार्क की राइड है ना, एडवेंचर पार्क की राइड है, वो राइड मुझे डर रहा है, इंश्योरेंस इतने करा लिए वो नहीं। तो कुछ तो ढंग की चीज दिखा देते तो उसमें एक भी चीज ढंग की नहीं, तो दे आर द वर्स्ट एड्स, राइट। अब बेस्ट एड्स अगर किसी के हैं इस डोमेन में तो वो HDFC लाइफ। अब तो उसका नाम HDFC लाइफ है, एक टाइम में इसका पूरा नाम होता था HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड एक विदेशी कंपनी थी, उसके साथ ज्वाइन कर था। थोड़े टाइम बाद HDFC को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अपने आप मुझे दे सकते हैं, निकाल देंगे फॉरेन पार्टनर को टाटा प्राइवेट अलाउंस कर दिया और सिर्फ HDFC लाइफ। HDFC लाइफ का बहुत ही सिंपल, बहुत ही टू द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेटिव ऐड है जो पॉइंट पे दिमाग में बैठा दे। एक छोटा बच्चा अपने रिमोट कंट्रोल कार से खेलता है, गाड़ी जो है कोई खो जाती है, पैर के नीचे चली, देखा है, याद आया। अब उन्होंने काफी टाइम चलाया भी है, इट कन्वेज द सेंस ऑफ लाइफ। गाड़ी खो जाती है वो बड़ा परेशान, तो घर में मेहमान है तो बेटा परेशान मत हो हम तुम्हें दूसरी गाड़ी दिला, वो कहते नहीं आप क्यों दिलाओगे, मेरे पापा दिलाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस होता है बच्चे में, होता है अपने पापा के ऊपर। पीछे से वॉइस शुरू रहता है, अगर पापा खो गए तो गाड़ी खो गई तो पापा गाड़ी दिला देंगे, कुछ भी नुकसान हो गया पापा है ना। पर अगर पापा ही खो गए, पापा का नुकसान हो गया तो बस, तो वो तो एक क्वेश्चन के साथ ऐड खत्म हो जाता है। उसका सॉल्यूशन एक ही है, लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक और ऐड बताता हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ड्रॉप करने एयरपोर्ट जाता है, अचानक उसे याद आता है कि वो अपनी वाइफ को ना महीने के खर्चे के पैसे भी देते हैं। वो अपना वॉलेट निकालता है, कुछ पैसे निकाल के दोस्त को देता है कि ये ना अपनी भाभी को दे। कुछ कहता है पर यार तेरा पक्का थोड़ी है, तेरे को वहां टाइम ज्यादा भी लग सकता है। हाँ बात तो सही है, तो वो और पैसे निकाल ज्यादा और पैसे, मतलब वो ये दिखा रहा है कि जितना लंबा टाइम उतनी ज्यादा पैसे की नीड है ना। ऐसे धीरे धीरे वॉइस शुरू करता है, फिर वापस इन्हें है ना पॉसिबिलिटी है कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए वापस इन्हें। टेल मी हाउ मच मनी यू कैन गिव समवन टुडे कि उसकी पूरी जिंदगी उसमें निकल जाए, उसके लिए लगे। इसके बीच में ये वर्स्ट और बेस्ट बेस्ट एड्स के बीच में आती है दो कंपनियां, बाकी सब बेकार। एक तो LIC के ऐड भी अच्छे होते हैं, और एक है एगॉन वैली केयर, एगॉन वैली। इनके कुछ ऐड अभी वजह से और कुछ ऐड अच्छे, ये दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जगह पाए जाते हैं। LIC का तो एक ऐड है जो बहुत मतलब घिसपिट गया, वो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। बहुत ही वेल डेकोरेटेड मकान है,
बहुत बड़े साइज का मकान है, बहुत ज्यादा वेल डेकोरेटेड मकान है, और वॉइस ओवर में आता है बेटी की शादी मुबारक, मिसेस शर्मा बेटी की शादी मुबारक। बहुत अच्छे से किया। तो वो मिसेस शर्मा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो शर्मा जी सब इंतजाम करो, और शर्मा जी की हाँ तस्वीर पे हार्ट रखा हुआ, मतलब शर्मा जी इस दुनिया को छोड़ के कब के जा चुके हैं, पर उन्होंने रूप की सोची थी, लाइफ इंश्योरेंस ले ली थी, पैसे का इंतजाम कर रहे थे, तो बेटी की शादी करते हुए मिसेस शर्मा को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बहुत ग्रैंड वेडिंग, मतलब बहुत बड़े साइज का बंगला दिखाया, खूब अच्छा वेल डेकोरेटेड बंगला दिखाया, मतलब शादी बहुत अच्छे से हो गई। तो ये अगर फ्यूचर नीड्स की आपको चिंता है, ठीक है, वंस एंड गॉन, तो इन डिपेंडेंट्स की फ्यूचर नीड्स कैसे पूरी होंगी, जिसको इस चीज की चिंता है उसे लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और मैं बताऊँ हर मिडिल क्लास के लिए, हमने मिडिल क्लास ही क्यों बोला, उससे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ एक और रैली में। एक और रैली के वालों ने, जैसे अभी मैं शुभमन गिल का आइडिया दिया था, उन्होंने एक टर्म पॉइंट की KILB, और KILB को प्रमोट करने की उन्होंने कोशिश। KILB उनकी अपनी बनाई हुई टर्म, कि एडवर्टाइजमेंट के एडवर्टाइजर के दिमाग में आई होगी, अजीब सी बात, यह टर्म इंश्योरेंस लेने की बीमारी। ठीक। तो इसमें ये ट्रेन में लोग जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, उधर जब की बात चल रही है, उसमें इरफान इनका वो था प्राइवेट, लोग अलग अलग, कोई कैंसर की बात कर रहा है, कोई किसी बीमारी की बात कर रहा है, इरफान कहता है नहीं KILB का सुन, किसी को कोई नॉलेज नहीं, व्हाट इज दिस डिजीज नोबडी नोज, किसी को कोई आइडिया नहीं, सब ऐसे देख रहे हैं उसकी तरफ, और वो भी जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद क्या होता है, स्क्रीन पे फोन पर है, कॉल करो पता, लोगों को यही नहीं समझ में आता ये इंश्योरेंस का है, क्योंकि ना तो इसकी फुल फॉर्म बताई, ये एड पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। पब्लिक की जो पब्लिक में सर्वे हुआ उन्होंने उसको थम्स डाउन किया, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एड्स, सबसे बढ़िया जो उसके ऐड है वो ये है कि इरफान एक शू शॉप पे जाता है, और वो उसको ऑल के शूज दिखाता है, सोच, और छोटे पीछे तो नहीं छोटे, एक हथेली पे दोनों जूते आ जाते। तो इरफान पूछता है ये क्या है, कहते आपको तो आदत है, आपको तो कम में काम चलाने की आदत है, आप इतने छोटे जूते पहन सकते हो, तो इंश्योरेंस कम क्यों ले लेते हो? ठीक। वो रेस्टोरेंट में जाता है, वो एक छोटा सा वो यहाँ पे ये लगा, तो एक बटन ढकता बस उसके, प्रीमियम रेस्टोरेंट दिखाया, तो इरफान बोलता है ये क्या, तो वेटर कहता है आपको तो आदत है, और इसमें ये कि वो मोहितो वाली छतरी होती है ना, मॉकटेल की छतरी, बारिश हो रही है, एक आदमी बस स्टैंड पे वो वाली छतरी लेके खड़ा हो, और दूसरे को बोल रहा है, इरफान को बोला आ जाओ उसके पीछे आ जाओ, ठीक है, तो आपको तो आ जाओ। तो कब इंश्योरेंस लेने की बीमारी, बिना सोचे समझे इंश्योरेंस करा, पैसा कितने दिन काम चलेगा, फैमिली की कितना काम आएगा, कोई आइडिया नहीं है, एनुअल इनकम से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, डिपेंडेंट की एज क्या है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, बिना सोचे समझे पॉलिसी ले। इंडिया में क्यों है ये कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी, ये आपको आज की क्लास में नहीं क्लियर होगा, बट बड़ी जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड वाइड स्प्रेड KILB। ठीक है। चलो। तो हमने प्रोटेक्शन को समझा कि अगर हम अपने फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस होती है, या लाइफ इंश्योरेंस। पर क्या एक यही रिस्क है, क्या ये एक यही रिस्क है? एक चीज होती है हम कहते हैं डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट हुआ,
जान बच गई, पर अब काम नहीं कर सकते, ऑफिस आ जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो क्या इनकम वही आती रहेगी? आ भी सकती है। बताओ किसकी? एक एग्जाम्पल चेतन भगत, जानते हो चेतन भगत? नॉवेलिस्ट है, बड़े सारे नॉवेल लिख चुका है, उसके नॉवेल पे मूवीज भी बन चुकी है, तो उसे ना रॉयल्टी की इनकम आती है। इस इनकम को कहते हैं नॉन लेबर। हमारी जो इनकम होती है ना बेटा, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है लेबर इनकम, हम फिजिकली प्रेजेंट है, अपना टाइम लगाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, तब जाके वो इनकम होती है। एक होती है नॉन लेबर, शेयर खरीदे थे और डिविडेंड आता है अपने आप। तो मैं फिजिकली इस दुनिया में हो या ना हो, ये डिविडेंड आता रहेगा। बॉन्ड खरीदे थे, उनको इंटरेस्ट आ गया। मकान खरीदा था, किराए पे उठा दिया, किराया आता है। नॉवेल लिखा था, उसकी रॉयल्टी आती है। मैं फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो जिन लोगों को ऐसी वाली इनकम मिलती है, जिनकी नॉन लेबर इनकम बहुत हाई है, ठीक है, उनको नहीं जरूरत इंश्योरेंस, उनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रॉयल्टी होता है बेटा। आपने बुक एक बार लिखी है, वो जब जब भी छपेगी और बिकेगी, तो वो सारा पैसा पब्लिशर का नहीं होता, उसमें से एक पोर्शन राइटर को, टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। जैसे नॉवेल्स में डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग यू आर, अगर आपका बहुत नाम हो गया, जैसे चेतन भगत का बहुत नाम है, चेतन भगत 15% रॉयल्टी तो पे भी, तो अगर नॉवेल के ऊपर लिखा 200 रुपये, 20% डिस्काउंट उसमें देना ही पड़ता है पब्लिशर को, तो है ना, वो 160 रुपये का मिलता है। 160 रुपये का 15%, दिस गोज टू चेतन भगत। एवरी कॉपी सोल्ड, पब्लिशर इसका रिकॉर्ड रखता है, कितनी छापी, कितनी बिकी, उसमें से पैसा ये इसको भी मिलते हैं। म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर को भी रॉयल्टी, जो गाने होते हैं उसके म्यूजिक राइट्स बेचते हैं, उसमें एक पोर्शन म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो ऑथर्स होते हैं उन्हें भी मिलते हैं, जब तक वो टेक्स्ट बुक छपती रहती है। नॉवेल का मुझे पता है फिक्स, ठीक है। इसको भी मिलता है क्या? जो पागल मुझे लगती रहती है वहाँ पे, पुरानी पुरानी एक्टर्स को भी, एक्टर्स को भी। नॉवेल में तो ये होता है बेटा, नॉवेल की रॉयल्टी पता है, 99 years from the date of publication or 15 years from the date of death of the author। इतना लंबा चलती है। जेके रॉलिंग, हम सुनेंगे होगा, जेके रॉलिंग आज बिलियन आया है, तो किस वजह से? रॉयल्टी की वजह से। और अब अगर वो कोई काम ना करे, वो कल ही रिटायर हो जाए, कोई काम ना करे, जो भी रॉयल्टी का चेक तो हर साल उसके घर आते ही रहते। हाँ, जिस दिन नॉवेल लिखा गया, उस डेट के, पब्लिकेशन डेट के 99 ईयर जब पूरी हो जाते हैं, तो कॉपीराइट खत्म हो जाता है, फिर इस दुनिया में कोई भी उस नॉवेल को छाप सकता है। कोई ऑथर से परमिशन ले, ऑथर की फैमिली से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी छाप सकता है और कोई रॉयल्टी नहीं देता। या ऑथर की डेथ के 50 साल पूरे हो, 50 ईयर पूरे हो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो नॉवेल लिखने वाले राइटर की डेथ हो गई, 50 साल का कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद वो नॉवेल कोई भी छाप सकता। फिर वो बहुत सस्ते रेटों में, फिर वो प्रिंटिंग की कॉस्ट लेनी है ना, उस कागज और प्रिंटिंग की कॉस्ट लेनी है, ठीक है। तो जिसकी इनकम में नॉन लेबर इनकम का कंपोनेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, वो अगर इंश्योरेंस ना भी कराए तो पता चलता है, राइट, ठीक है। तो ये नॉन लेबर इनकम आती कहाँ से? हमारे पास हर कोई तो राइटर नहीं होता ना, नॉन लेबर इनकम कहाँ से आती है?
इन्वेस्टमेंट से अपनी, अगर आपको शेयर पे डिविडेंड आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर आपको बॉन्ड पे इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है किसी बिल्डिंग की तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अगर आपने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं, उसके बाद अब आप ये टेंशन नहीं है कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो कल मेरे बच्चों का क्या हो। बच्चे तो इस इन्वेस्टमेंट की इनकम से ही सिक्योर होगी, राइट। या आपने वेल्थ बहुत 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 वेल्थ आपने एक्यूमुलेट कर, वेल्थ बहुत है, खूब वेल्थ होगा। तो अपर क्लास की यही ट्रेड होता है ना, अपर क्लास पे इन्वेस्टमेंट इनकम भी बहुत अच्छी खासी होती है और वेल्थ भी होती है। तो ये शाहरुख खान के लिए थोड़ी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कल उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, ये क्वेश्चन बनता है कोई, सेंस ही नहीं। तो जो अपर क्लास लोग हैं वो ना खरीदे लाइफ इंश्योरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोअर क्लास वो तो अभी के खर्चे नहीं उठा पा रहे, वो तो अभी नहीं पढ़ा पा रहे बच्चे को, अभी रोटी के पैसे नहीं उनके पास, तो दे डोंट हैव द परचेजिंग पावर टू पे द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, राइट। और मिडिल क्लास सारी फैमिलीज को इंश्योरेंस जरूर ले लेनी चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट की लेनी चाहिए, राइट। तो मैं आपको ये बताना था कि डेथ के अगेंस्ट तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, राइट, ये ओरिजिनल आइडिया। बाद में इसमें ऐड हो गया डिसेबल। डिसेबिलिटी में इनकम का टोटल लॉस भी हो सकता है, पार्शियल लॉस भी हो सकता है। अर्निंग कैपेसिटी बची है पर रिड्यूस हो गई, उतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते, एक्सीडेंट से पहले जितना काम करते थे अब उतना काम नहीं कर सकते, राइट। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को कम कर देती हैं या हमारे एक्सपेंसेस बढ़ा देती हैं, हमारे एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, राइट। क्लियर। तो इन तीनों के अगेंस्ट क्या चीज होती है अभी, बेटा जैसे एक होती है अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर में ना याद नहीं रहता, चीजें टाइम पे याद नहीं रहती, भूल भाल जाए। सुबह ठीक से घर से काम पे निकलेंगे, रास्ते में भूल गए रास्ता, ऑफिस जाने के लिए कहीं और ही चले गए, 2-4 घंटे 5 घंटे भी आदमी इस स्टेट में रह सकता है। ठीक है, पार्किंसंस ऐसी बीमारी होती इनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है? है, वो तो ये दवाई ट्रीटमेंट के लिए हुई ना। अब आप कमा नहीं पा रहे तो बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस कौन देगा, उसके लिए उसके भी तो इंतजाम करना। ठीक है, तो ओरिजिनली प्रोटेक्शन के लिए थी, प्रोटेक्शन का स्कोप बढ़ता चला हुआ है, राइट। पर आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, अगर मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिर्फ प्रोटेक्शन तक सीमित रहती है तो वो बहुत छोटी होती है। आज की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है साइज में। ठीक है, वो इसलिए कि ये प्रोटेक्शन प्लस सेविंग, ये सेविंग्स प्रोडक्ट भी हो। ठीक है, ये सेविंग्स प्रोडक्ट भी हो। देखो डेथ तो सर्टेन इवेंट है, उसका टाइम अनसर्टेन, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो जाए अपने आप कमाने लगे उसके बाद डेथ हो तो फिर तो कोई चिंता नहीं है ना, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। डिसेबिलिटी होगी नहीं होगी ये तो कंटिजेंसी का इशू है, पता नहीं हो, सर्टेन तो नहीं है, सबको तो नहीं होती डिसेबिलिटी, डिजीज भी कोई सर्टेन नहीं है। पर एक चीज है लाइफ में जो सर्टेन है और उससे लॉस ऑफ इनकम होता ही होता है, वो पता है क्या, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जो पक्का है कि होके रहेगा। ठीक, रिटायरमेंट होगा ये भी पक्का है। भविष्य क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? तो जैसे आपने बोला है कि इंश्योरेंस हमारा सेविंग की तरह होता है, वैसे कॉलेज नहीं में नहीं पढ़ा था कि नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं भी नहीं होता है नहीं इंश्योरेंस। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा इंश्योरेंस अभी सेविंग की तरह से होता है। मैंने सेविंग अभी सिर्फ बोर्ड पे लिखा है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी बात अभी सिर्फ शुरू हुई है, कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो अगर ये हाँ रॉन्ग कम्युनिकेशन हो गया, आपको लगा कि मैं इंश्योरेंस को सेविंग से कंपेयर कर रहा हूँ या इंश्योरेंस को सेविंग बता रहा हूँ,
तो उसको करेक्ट कर लो, आई मीन नन ऑफ इट, आई मीन नन ऑफ इट, राइट। मैंने आपको जो बोला है मैं रिपीट कर दूं एक बार, मैं रिपीट कर दूं। The original idea of insurance is protection of the financial dependent, right? ओरिजिनल आइडिया यही है कि लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत यहीं से हुई थी, यहीं से बिगनिंग हुई थी, राइट। और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है, राइट। बट आज जितनी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमें दिखती है इंडिया में और इंडिया से बाहर भी ग्लोबली, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, राइट। वो सिर्फ प्रोटेक्शन दे दे के नहीं बनी है इतनी बड़ी, राइट। इनफैक्ट इट इज फेयर टू से कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास जितने एसेट है ना, उसमें से लेस देन 20% प्रोटेक्शन प्लान बेच के आया उसके पास, बाकी 80% से ज्यादा पैसा सेविंग प्लान बेच के आया, राइट। सेविंग प्लान बेच के आया। अभी मैंने ये बोला, ठीक है। अब मैं सेविंग की नीड समझा रहा हूँ आपको, सेविंग की नीड, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस से ये कैसे जुड़ता है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी इवेंट बोर्ड पे लिखे ना, ये सब कंटिजेंट इवेंट है, होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर रिटायरमेंट तो श्योर है ना, होगा। सब कुछ ठीक रहा, भगवान ने स्वस्थ रखा, जिंदा रखा, इसी दुनिया में रखा, तो भी एक दिन एक उम्र पूरी हो जाएगी और उसकी डेट आज ही पता है, रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट के बाद इनकम का टोटल लॉस भी हो सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो पर या स्मॉल सेक्टर में काम करते हो तो रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी, जो कि पूरी सैलरी का आधा या 1/3 ऐसी होगी, राइट। तो लॉस ऑफ इनकम होगा ही होगा ना आपका। तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? इसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लाइफ। अगर आपके पास एक्सपेंसेस हैं, आप रिटायर हो चुके हो पर आप पे इनकम नहीं, राइट, तो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर डिग्निटी ऑफ लाइफ। किसी ओल्ड एज होम में जाके रहना पड़ेगा। ओल्ड एज होम नहीं है, अगर वहां पे इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है तो क्या, तो सबको सड़कों पे रहना पड़ेगा, जिंदगी सड़कों पे बितानी पड़ेगी, दूसरों की दया पे निर्भर रहना पड़े, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे सो गए, राइट। सो यू मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कहा कि ठीक है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी शुरू करो। अगर 25 साल की उम्र में आप ये समझते हो कि एक ना एक दिन रिटायर तो होना ही है, और आपके देश में मान लो रिटायरमेंट की एज जो है 65 है, तो 40 साल पड़े हुए आप प्लानिंग करने के लिए। 40 साल में महीने कितने होते हैं? 480 मंथ्स। अगर इन 480 मंथ में 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए, छोटी रकम भी अगर सेव करते जाओगे तो वो एक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, राइट। और फिर जब आप रिटायर हो जाओगे तो उस पैसे में से हम आपको इनकम देना शुरू करेंगे, और जब तक आप जीवित हो, जब तक आप इस दुनिया में हो, तब तक आपको वो पैसा मिलता रहेगा, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डिग्निटी ऑफ लाइफ, right, without compromising on your dignity of life, you can live till the last day of your life, right। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस उम्र में आपको तकलीफ ना हो, इसलिए इस उम्र में सेव करना। तो सेविंग प्रोडक्ट के और भी यूजेस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज की इंट्रोडक्शन क्लास में नहीं बता रहा। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने ऐसे बहुत सारे सेविंग प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, और ऐसे भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसमें एक ही प्रोडक्ट में प्रोटेक्शन भी और सेविंग भी है, प्रोटेक्शन भी और सेविंग भी। आप रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, और रिटायरमेंट से पहले ही अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर हम आपके बच्चों को दे देंगे सारा पैसा, उनके काम आ जाएगा, उन्हें स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप रिटायरमेंट की एज तक जिंदा पहुंचे तो ये सारा पैसा हम आपको दे देंगे, राइट। और आपके ऊपर चॉइस है, आपको सारा पैसा इकट्ठा लेना है या किश्तों में लेना है। हर मंथली इंस्टॉलमेंट बांध देंगे आपकी, जब तक जिंदा रहोगे देते रहेंगे, राइट। तो इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री बड़ी हुई है। आप समझ में आ गया भविष्य? प्रोटेक्शन इज अ डिफरेंट नीड, सेविंग इज अ डिफरेंट नीड। क्लियर हो गया?
Yes. अब मैं इस बात को LIC की भाषा में कहता हूँ। LIC का जिंगल सुना है कभी आपने? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। जिंदगी के बाद भी वो प्रोटेक्शन प्लान है। आपकी जिंदगी को कुछ हो गया, आप चले गए ये दुनिया छोड़ के, तो भी ये इंश्योरेंस काम आएगी। किसके काम आएगी? जो इस दुनिया में नहीं, उसकी क्या काम आएगी? फैमिली। उसकी फैमिली के, उसके डिपेंडेंट से काम है, राइट। और ये भी उसी की इच्छा है, ये भी उसी की इच्छा है, राइट। और अगर आपको कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने आपको सही सलामत रखा, तो जिंदगी रही तो ये पैसा ये काम आएगा, आपकी जिंदगी काम आएगा, राइट। अब इस कैटेगरी में भी HDFC बाजी मार के ले जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ऐड है, कभी आपने देखा होगा तो, नहीं तो गूगल यूट्यूब पे जाके देखना। उसमें एक रिटायर्ड कपल दिखाया, हस्बैंड वाइफ है। उनकी बेटी जब भी उन्हें मिलने आती है ना, तो लिए गिफ्ट लाती है, और मतलब उनकी नीड का ध्यान रखती है। नीड के हिसाब से जो उसे लगता है जो मम्मी डैडी की जरूरत होगी, उसके हिसाब से वो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स लेके आते। जो एड है बहुत छोटा सा 10 सेकंड का एड है। उसमें क्या है कि इस बार वो आई है ना, उसका बेटा, खुद का बेटा, वो 6 साल का हो गया, उसका 6th बर्थडे। तो नाना नानी बेटे को एक साइकिल गिफ्ट कर, बड़ी अच्छी सी एक साइकिल उन्होंने खरीद रखी होती है। वो अपने ग्रैंड सन को वो साइकिल दी। बेटी कहती है पापा इसकी क्या जरूरत है? ऑब्वियसली हम कहते हैं ना इस तरीके से, पापा इसकी क्या जरूरत है? तो वो जस्ट स्माइल करते हैं, बोलते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं। और जो वॉइस ओवर आता है, वॉइस ओवर में पता है क्या आता है? सर उठा के जियो। दिस इज व्हाट डिग्निटी ऑफ लाइफ मीन्स, सर उठा के, है ना। एंड what made him capable of gifting that bicycle? रिटायरमेंट प्लानिंग। मैंने रिटायरमेंट की प्लानिंग की थी, रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव किया था। तो अब रिटायर्ड हो गए, फिर भी उनके पास पैसा है, अच्छी खासी इनकम है। दे कैन गिव ए गिफ्ट ऑफ, जैसे बेटी उनका ध्यान रखती है, वो उसका ध्यान रख सकते हैं, राइट। अगर वन वे रिलेशन होता है ना, आप सिर्फ लेते लेते हो, सिर्फ लेते ही लेते हो, देते कभी कुछ नहीं, then somewhere down your heart you feel bad, है ना। that is compromising with your dignity of life, clear। इस कैटेगरी में तो मैंने कोई दूसरा एड मैंने देखा ही नहीं है जो इसके कोई रिमोटली भी क्लोज आता हो, रिमोटली भी इसके आसपास है। वो एड बहुत अच्छा है, और जो एक्टर्स उन्होंने लिए उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। सो द एडवर्टाइजमेंट विल टच योर हार्ट। तो प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस, राइट। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? हेलो। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अगर आप ठीक से समझोगे ना, तो आप अपनों की भी चिंता कर सकते हो, अपनी भी चिंता कर सकते हो, अपनों का भी ध्यान रख सकते हो और अपना भी ध्यान रख सकते हो, राइट। प्रोटेक्शन इज आप अपनों का ध्यान रख रहे हो, और सेविंग मीन्स आप अपना और अपनों का दोनों का ध्यान रखो। सेविंग जरूरी नहीं आप ही के काम आए। सेविंग तो मान लो आपको नहीं ऐसी जरूरत पड़ती है, मान लो रिटायरमेंट के बाद भी आपको कंसल्टेंसी वर्क वगैरह मिल जाता है, तो वो सेविंग बेकार थोड़ी हो जाएगी। तो आपका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाने में काम आ सकती है। वर्ल्ड टूर घूमाओ, बड़ा बंगला ले लो, ठीक है, बच्चे को बिजनेस सेटअप करवा सकते हो, बहुत तरीके से काम आ सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? तभी आपको क्लियर है? हाँ, कुछ डाउट कुछ पूछना हो? हाँ, हेलो क्या कह रहे हो, बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ हर लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ी सेविंग्स नीड होती है। नहीं बेटा, वो तो मैं आज की क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ना सारी डिटेल्स पे, तो मैं मंडे की क्लास में करूंगा ना ये बातें, कि इसमें सेविंग कवर हो रही है, इसमें प्रोटेक्शन कवर हो रही है। आज तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, एक ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपकी आपकी सोच एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, और नेक्स्ट क्लास को आप और ज्यादा अच्छे से समझ सको, ज्यादा अच्छे से फॉलो करो, राइट। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो बिफोर वी डिस्पर्स फॉर द डे, मैं एक बात आपको और समझाना चाहूंगा
it is very important for you to understand the difference between life insurance and life assurance. हम कॉमन बोल चाल में लाइफ इंश्योरेंस बोल देते हैं, ठीक है, बट टेक्निकली इट इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस, टेक्निकली इट इज लाइफ assurance. देखो, अब मैं आपको एक लीगल वर्ड बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों की वोकैबुलरी में, ये जो वर्ड्स हैं पढ़े कभी सुने? एक दोस्त दूसरे Yes, दोस्त को sir. कहता है यार बाइक चलाना सिखा दे, ठीक है, और जो ना बाइक चला, वो सिखाने लगता है, एक दिन वो उसकी बाइक लेके निकल जाता है और कहीं ठोक देता है, डैमेज हो जाता है, रिपेयर करानी पड़ती है, वो कहता है तू ही करा रिपेयर, लॉस तूने कराया ना, तू ही करा रिपेयर। तो जिसकी बाइक है वो क्या इंसिस्ट कर रहा है? यू इंडेमनीफाई माई लॉस, यू इंडेमनीफाई माई लॉस, लॉस तेरी वजह से हुआ है, भरेगा भी तू ही। हम जब किसी को ऐसा एश्योरेंस लिख के देते हैं, दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिख के देते हैं, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, मैं जिम्मेवार, मैं अगर किसी को बोल के आता हूँ ठीक है आप इसको बाइक दे दो, अगर इसने कुछ नुकसान किया, कुछ भी किया, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल मेक गुड योर लॉस। सो दिस इज कॉल्ड एन एश्योरेंस ऑफ इंडेमनिटी, मैं भरोसा दिला के, मेकिंग गुड समवंस लॉस इज एन एक्ट कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। तो इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन होता है, इसलिए इसे लाइफ इंश्योरेंस नहीं कह सकते। जिसकी डेथ हुई है उसके बच्चों को आप पैसे दे रहे हो, तो क्या उस लॉस को इंडेमनीफाई कर रहे हो, उस लॉस की इंडेमनिफिकेशन कर रहे हो? पॉसिबल है लाइफ के लॉस की इंडेमनिफिकेशन कर? तो टेक्निकली हम इसे लाइफ इंश्योरेंस नहीं कह सकते। उसने, इंश्योरर ने आपसे ये वादा नहीं किया कि लॉस को भर दूंगा, आप जितना प्रीमियम दे रहे हो उस हिसाब से जो सम इंश्योर्ड बनता है वो मैं उनको पहुंचा दूंगा, राइट। पर एक टाइम में लाइफ इंश्योरेंस होती थी जो आज के जमाने में इलीगल था। ये होता क्या था, ए ने बी से लोन लिया, ए ने बी से लोन लिया, अब बी लोन उतारने से पहले अगर बी की डेथ हो गई तो ए का नुकसान हो गया ना। ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, ए ना उसका भाई है, ना चाचा है, ना दोस्त है, ना कोई अटैचमेंट, कोई अफेक्शन नहीं है, इट इज प्योरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन। बी की डेथ से मुझे लॉस होगा और वो लॉस प्योरली फाइनेंशियल नेचर का है, मैं उस फाइनेंशियल नेचर के लॉस की इंडेमनिफिकेशन चाहता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस शुरू में ऐसे शुरू हुई थी, आजकल ये अलाउड नहीं। लेंडर जो है बोरोवर को लोन दे देता था और जब, और साथ साथ इंश्योरेंस करा लेता था, ठीक है, जब तक बोरोवर किस्तें देता जा रहा है, जिंदा है, लोन उतार दिया तो बात खत्म। बोरोवर लोन नहीं उतार पा रहा तो वो लॉस तो इंश्योरेंस को लेंडर को झेलना पड़ेगा। पर बोरोवर की डेथ हो गई किसी वजह से, अब वो लोन उतारेगा कैसे, उसकी तो डेथ हो गई, तब बचा हुआ लोन इंश्योरेंस कंपनी उतार, बचे हुए लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी। अब ये शुरू जिसने भी किया होगा अच्छी नीयत से शुरू किया होगा, पर बड़ी जल्दी इसमें ना फ्रॉड शुरू हो गया, इसकी 4 किस्तें नहीं आएंगी, बड़ा नुकसान हो रहा है, ये देने की हालत भी नहीं है, 5वीं किस्त भी नहीं आएगी और हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक काम करो, इसे ट्रक से तो चल दो, डेथ हो गई ना, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में चले जाओ तो पैसा मिल जाएगा। ये जिंदा रहा तो पैसा रिकवर होगा नहीं, पटेल आदमी है, इसकी इनकम इनकम है नहीं, इसको मरवा दो तो रिकवरी हो गई। ये रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं ना, रास्ते में नदी पर
4 लोग वहां मिल जाए ना, फिर नदी में उठा के एकदम मर जाएगा, उसके बाद इंश्योरेंस से कंपनी से क्लेम करो। दिस इज लाइफ इंश्योरेंस, आज की डेट में इलीगल। आज का अरेंजमेंट पता है क्या? विद दैट आई विल एंड टुडेज क्लास, इंट्रोडक्शन ही देनी थी। बाकी परसों की मंडे की क्लास में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको सेविंग क्या होती है, प्रोटेक्शन क्या होती है, सेविंग प्रोटेक्शन कंबाइन कैसे होती है, क्योंकि वो सारी चीजें हम मंडे को पूछेंगे। आज का सिस्टम ये हो सकता है, एक लेटर है, एक बॉर्डर, और सपोज बॉर्डर की डेथ हो गई तो नुकसान तो लेंडर का ही होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है, लेंडर नहीं खरीदेगा, लेंडर नहीं खरीद सकता, वो लीगली अलाउड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन खरीदेगा? बॉर्डर खुद खरीदेगा। और बॉर्डर उसमें अपनी किसी रिश्तेदार, अपनी वाइफ, अपने भाई, अपने किसी सगे संबंधी को बनाएगा नौकरी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कह रहा है मेरे को मिल जाए तो पैसा किसको देना? और ये लैंडर है ना, लैंडर, लैंडर को वो बनाएगा असाइनी, असाइनी। द राइट ऑफ असाइनी कम्स बिफोर द राइट ऑफ द नॉमिनी, इलीगल अरेंजमेंट। अब उसने मान लो 20 लाख की इंश्योरेंस कराई थी उस समय जब उसने लोन भी 20 लाख का लिया था, ठीक है। 10 साल में उसने 8 लाख रुपए उतार दिए, 12 लाख रुपए बचे, और फिर उसकी डेथ हो गई। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 12 लाख रुपए की पेमेंट एसआईटी को करेगी, और बाकी बचेंगे 8 लाख की पेमेंट। तो देयर इज नो वे लेंडर कैन गेन बाय कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो ओरिजिनल अरेंजमेंट होता था लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें पॉलिसी कराई किसने? लेंडर। प्रीमियम कौन दे रहा है? लेंडर। अब मेरे मेरे समझ छोड़ दे, जिसकी लाइफ कवर थी वो लाइफ मर गई, अब मेरे को मेरा समझ छोड़ दे। आज की डेट में ये अरेंजमेंट इलीगल, ये कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी पॉलिसी बेचेगी। तो जो लोग बड़े लोन लेते हैं, ठीक है, वो लेंडर को असाइनी बना सकते हैं अपनी पॉलिसी, और वो भी उनकी मर्जी है, लेंडर मजबूर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो ये कहते नहीं देता, अभी नहीं दे रहा, ये उसकी मर्जी है ना दे, ठीक है, फिर वो आपको मजबूर नहीं कर। तो बेटा ये थी लाइफ इंश्योरेंस की इंट्रोडक्शन, की लाइफ इंश्योरेंस वैसे टेक्निकली लाइफ एश्योरेंस होती है, और पेपर के नाम में लाइफ इंश्योरेंस है, कंपनी के नाम में लाइफ इंश्योरेंस है। तो कॉमन पार्लेंस, आम बातचीत में वी डू नॉट मेक इट ए डिफरेंस की ये इंश्योरेंस है और एश्योरेंस। तो ये इतनी पुरानी बातें हो गई, जब ये फ्रॉड होता था 100 साल पुरानी बातें हो गई, लोग भूल भी गए, लोगों की मेमोरीज में भूल भी गए। बट ये डिफरेंस लॉ की बुक्स में से नहीं जाता। इन द बुक्स ऑफ लॉ it is very clear that there is no life insurance. For a lawyer, there is no life insurance. There is only life assurance, right? और ये नीड है, मिडिल क्लास की नीड है, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, ठीक है। स्पेशली एनीवन who loves their family, immediate family, who cares for their children, cares for their wife and old age parents, right? उनकी नीड है। Out of this need, they take life insurance out, and that is the reason they pay premiums, right? और उनकी ये भी नीड है कि एक दिन उन्हें रिटायर भी होना है, और रिटायरमेंट के बाद दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिग्निटी ऑफ लाइफ, तो उसके लिए भी उन्हें प्लान करना है। और इन सब के सॉल्यूशंस आपको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में करती है, कैसे करती है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या नाम होता है, ये सब हम मंडे को सीखेंगे। फाइनल बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मूवी आई थी बागवान, देखिए, कभी दोबारा देखो उसको,
one of the financiers of that movie is Reliance Life. रिलायंस लाइफ का उस मूवी से क्या लेना देना है? रिलायंस लाइफ ने क्यों बनवाई है वो मूवी? क्यों अपना पैसा खर्च करके वो मूवी बनवाई रिलायंस लाइफ? इसमें ये भी कहा है कि आपके बच्चे रिलायबल सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट सॉरी रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट मस्ट बी प्लान फॉर। रिटायरमेंट की नहीं सोचोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है? और वाकई बागवान मूवी का इफेक्ट है, इम्पैक्ट है। बहुत सारे यंग ब्रेन्स, मैंने अपनी वाइफ को पूछा था कि समझ में आया मूवी देख के ये क्या दिखाना चाह रहे थे, तो कहानी है, मैंने कहा कहानी से बहुत ज्यादा इसके मतलब बहुत सारे यंग कपल्स, यंग पीपल, ठीक है, उन्हें लगता है दिस माइट बी माई लाइफ, दिस माइट बी माई लाइफ some years down the line, right? So if you don't want that, start planning for retirement. तो इसको हम कहते हैं सेटल मार्केट। एक सेटल तरीका होता है मार्केटिंग का, खुल के नहीं बोलते, इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में वहम एक बात डाल देते हैं, बच्चों का क्या भरोसा। जबकि हमारा ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम तो यही है ना बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए करते हैं। यही है ना सिस्टम। वो ये बताने जा रहे थे फेल हो गया सिस्टम, कोलैप्स हो गया सिस्टम। नाउ थिंक फॉर योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ। ये नहीं कह रहे बच्चों को घर से निकाल दो, बच्चों का भी ध्यान रखो और साथ में अपना भी ध्यान रखो, अपने लिए भी सेव करो, राइट? एंड ऑलवेज ए गुड एडवाइस। मान लो आपने अपने लिए सेव कर लिया, अपने पूरी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर लिया आपने, और उसके बाद बच्चे भी लायक निकले, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना आपका? कोई शौक तो नहीं लगा ना? आपने बच्चों पे उम्मीद करके रिटायरमेंट प्लान नहीं की और बाद में बच्चे नालायक निकले, फिर क्या होगा? देयर विल बी नो डिग्निटी इन पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। तो यही है। तो लोग शुरू हो गए, मिडिल क्लास की हैबिट चेंज हो गई है। नाउ इंडियन मिडिल क्लास is very aware about retirement solutions, and they do go for retirement solution. इससे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक कंपनी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, उसने बनाए थे रिटायरमेंट सोल्यूशन। उसने दिखाया था कि एक आदमी है, उसने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है, वो उसके सपने में सेबों के बाग आते हैं, और सेबों के बाग के बीच में उसने छोटी सी क्रिकेट एकेडमी खोल ली है। मतलब यू कैन फुलफिल योर फैंटेसीज। अगर आप पे पैसा होगा तो आप अपनी सारी फैंटेसीज पूरी कर पाओगे, राइट? और उसके लिए बुढ़ा होने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज उस एड में ही दिखाया गया है कि सारी सिक्योर करने के बाद, सारी प्लानिंग करने के बाद, आईसीआईसी ही रिजाइंस एट एज 45, 45 पे अपनी लिव योर ड्रीम लाइफ, लिव योर ड्रीम लाइफ एट 45। ये एड भी मिसफायर किए, इसका भी मिसकम्युनिकेशन हुआ। मतलब वो अपने क्या इनकरेज कर, 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करेंगे, 20 साल की उम्र में इतना पैसा जोड़ लेंगे कि जमीनें खरीद के उसमें सेबों के बाग लगा लेंगे, उसके बीच में क्रिकेट एकेडमी शुरू कर लेंगे, ठीक है, 45 साल में रिटायर भी हो जाएंगे। तो द आइडिया बैकफायर्ड और आईसीआईसी ने जल्दी वो एड वापस ले। चलो, ऑन दिस नोट I end the class. That is all in this video. Thank you for watching. I have class के